Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were studying types of intermolecular forces, and in that respect, we have studied four different types of intermolecular forces. And today, we will study a new type of intermolecular force, that is hydrogen bonding. Now, what is hydrogen bonding? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कह सकते हैं कि एक टाइप की डाइपोल डाइपोल फोर्स ही है, बट इट्स मच स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसमें अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एटम जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन में से किसी के साथ भी अटैच होता है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अभी हम किसकी बात करें कि कैसे अटैच होगा? कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम व्हेन कोवेलेंटली बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन, fluorine or nitrogen, it acquired sufficient partial positive charge that it can attract an electronegative atom that may be present in another molecule or sometimes in the same molecule. तो हाइड्रोजन एटम जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तीनों में से ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, तो इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव है, दैट इज मोर एज कंपेयर टू सिंपल डाइपोल डाइपोल्स। जो डाइपोल डाइपोल फोर्स में पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट है, ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव उससे थोड़े ज्यादा हैं। अब ये अगर हम वाटर मॉलिक्यूल देखें बच्चों, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और दोनों हाइड्रोजन एटम्स पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये 1 मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके क्लोज अगर कोई और वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो उसमें भी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब 1 मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, वो सेकंड मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इनके दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। This attractive force that is shown by dotted lines between two molecules, that is partial positive hydrogen that is present in one molecule and partial negative oxygen that is present in another molecule. This type of attraction is known as hydrogen bond. Now, in case of water molecules, two hydrogen bonds are formed due to two hydrogen bonds and two hydrogen bonds are formed due to oxygen. इसकी रीजन क्या है? ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज किया गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में यूज किया गया। तो पीछे बाकी रह जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर। तो एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है और एक लोन पेयर यहाँ पे। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये एक लोन पेयर से एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकती है और सेकंड लोन पेयर से सेकंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी। और इसी वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन्स हैं, ये दोनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगी, इसी तरह ये हाइड्रोजन भी नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगी। इस तरह जो 1 वाटर मॉलिक्यूल है, ये 1 वाटर मॉलिक्यूल है, इट कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 hydrogen bonds with other water molecules, 2 due to 2 hydrogen atoms and 2 due to 2 lone pairs which are present on oxygen atom. अब नेक्स्ट इनमें से भी जो हर वाटर मॉलिक्यूल है, वो नेक्स्ट 4 हाइड्रो 1 बॉन्ड तो ये फॉर्म हो गया, नेक्स्ट 3 more bonds, 2 due to hydrogens and 1 due to another lone pair that is present on this oxygen. तो हर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, 2 due to 2 partial positive hydrogens and 2 due to 2 lone pairs which are present on oxygen atom. ठीक है, तो what is hydrogen bonding? Whenever hydrogen atom is covalently bonded to an electronegative atom like oxygen, fluorine or nitrogen, it's sufficiently partial positive charge and it can attract negative electronegative atom, partially negative electronegative atom which may be present in second molecule, and this force of attraction that develops between two molecules is known as hydrogen bonding. So hydrogen bonding is a dipole dipole force, but it's more effective as compared to dipole dipole forces.
We can also say hydrogen bonding is the electrostatic force of attraction because this is due to presence of charges, partial positive and partial नेगेटिव। नाउ ये 3 एटम्स मैंने पहले ही बच्चों आपको बताया कि जिनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, तो उसपे इतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके। रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन का इन तीनों के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल में, 4 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इससे थोड़ी कम है। तो पीरियोडिक टेबल में ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनके साथ डिफरेंस ज़्यादा है। अब जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतनी ही बॉन्ड में पोलैरिटी ज़्यादा होगी, यानी उतना ही पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव ज़्यादा होगा। तो ये तीनों एटम्स के साथ जब भी हाइड्रोजन अटैच होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और समटाइम्स, रेयरली यानी बहुत कम, क्लोरीन के साथ अटैच होने से भी ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? इट्स 20 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 20 टाइम्स लेस एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि कंपल्सरी नहीं है कि इन्हीं तीनों एटम्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी, कुछ और केसेस भी हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म, दिस इज CHCl3, CHCl3, इट्स क्लोरोफॉर्म। नाउ इन दिस केस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलराइज्ड। नॉर्मल केसेस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, इसमें कोई पोल्स नहीं होते, बट यहाँ पर कार्बन के साथ क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है। नाउ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखेंगे 3 एटम्स हैं तो ये पार्शियल पॉजिटिव जो है काफी ज्यादा होगा। अब ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों 2.1 और कार्बन की है 2.5, यानी फिर भी कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ये था क्लोरोफॉर्म। अब सेकंड मॉलिक्यूल है हमारे पास एसीटोन, दिस इज नोन एज एसीटोन। एसीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जहां पर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। अब क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन है इसका पार्शियल पॉजिटिव एसीटोन में जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑलवेज डॉटेड लाइन से शो करते हैं बिकॉज इट्स वीक एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। जो सॉलिड लाइन है ये कोवेलेंट बॉन्ड को शो करती है और जो डॉटेड लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करती है। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है, ये एसीटोन एक डिफरेंट लिक्विड है, तो इन दोनों लिक्विड्स को अगर हम मिक्स करेंगे तो ये एक दूसरे में सोल्युबल हो सकते हैं। क्यों सोल्युबल हो सकते हैं? ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन। Next we have some more examples of hydrogen bonded molecules. Here is HF, hydrofluoric acid. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में आप देखें ये वो मॉलिक्यूल है बच्चों जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है, यानी अगर हम ऑक्सीजन लें, नाइट्रोजन लें और फ्लोरीन लें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो वन मॉलिक्यूल है HF का, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। देखिए ये सेकंड मॉलिक्यूल है। सॉलिड लाइन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है और जो डॉटेड लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर डॉटेड लाइन जो है ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये HF का वन मॉलिक्यूल है और ये HF का सेकंड मॉलिक्यूल है। तो वन मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, सेकंड मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब ये जो मॉलिक्यूल है
इसका हाइड्रोजन नेक्स्ट थर्ड मॉलिक्यूल के फ्लोरीन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये थर्ड मॉलिक्यूल है, और इस तरह ये नेक्स्ट प्रोसेस होता रहेगा। नाउ जो एचएफ मॉलिक्यूल है बच्चों, ये जिग-जैग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इसकी स्ट्रक्चर है जिग-जैग। और नेक्स्ट जो है हमारे पास मॉलिक्यूल, वो अमोनिया का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखें जो हमारी हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच थी। हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी थी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। इन तीनों के साथ जब भी हाइड्रोजन अटैच होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ अटैच है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और उसके अलावा नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3। 3 नाइट्रोजन ने यूज किए हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने में, और जो बाकी 2 हैं वो यहाँ पर लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ दिस पार्शियल पॉजिटिव hydrogen atom of one molecule of ammonia will attract partial negative nitrogen atom of other molecule. So there is hydrogen bond between two molecules. Okay, there is hydrogen bond between two molecules. Now, uh, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनसे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स यानी जिन मॉलिक्यूल्स में वो एग्जिस्ट करती हैं वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पर एसिड स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम। एचएफ जो है इसके बारे में कहा जाता है कि एचएफ जो है वो वीकेस्ट एसिड है आउट ऑफ ऑल द हैलोजन एसिड। सारे हैलोजन एसिड्स कौन से हैं? एचएफ, एचसीएल, एचबीआर एंड एचआई। तो एचएफ जो है वो वीकेस्ट एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो इजीली आयोनाइज होके अपना प्रोटॉन दे दे, उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट एचएफ के केस में देखें जो हाइड्रोजन्स हैं, अब ये अगर हाइड्रोजन है ये दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान में प्रेजेंट है। नीदर से ये यहाँ तो इसका कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ से दूसरी फ्लोरीन ने भी इसको स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। अगर नेक्स्ट हाइड्रोजन देखें तो वो भी एक साइड से फ्लोरीन के साथ उसका कोवेलेंट बॉन्ड है और दूसरी फ्लोरीन के साथ उसका हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि एच जो है वो इजिली आयोनाइज नहीं हो सकता, यानी अपना एच पॉजिटिव आयन नहीं दे सकता। यही रीजन है कि जो एच एफ है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, दैट इज वीक एसिड एज कम्पेयर टू एच आई, एच सी एल एंड एच बी आर। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एच एफ के वीक एसिड होने की रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई एच एफ इज अ वीक एसिड एज कम्पेयर टू एच सी एल और एच बी आर और एच आई। तो रीजन क्या है? आप ये इसकी स्ट्रक्चर शो करेंगे कि एच एफ में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान में एम्बेडेड है और वहां से उसके लिए इजी नहीं है वहां से उसका बाहर निकलना। और अगर हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन आयोनाइज नहीं होगा तो एसिड वीक होगा। नाउ अब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया बच्चों। अब नेक्स्ट हम इस प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहने को तो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बट इसका कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे और उनके एप्लीकेशंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है और हमारी लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। यानी इसमें हम कौन से कंपाउंड्स लेंगे? कोवेलेंट हाइड्राइड्स लेंगे और उनकी हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या है? मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हम उनको डिस्कस करेंगे। जी, इसके लिए बच्चों हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ में देखें एक्स एक्सिस पे हमने लेना है पीरियड नंबर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने लेना है पीरियड नंबर। ये कौन सा पीरियड नंबर है? ये पीरियोडिक टेबल का पीरियड नंबर है। पीरियोडिक टेबल जो हमारा है उसमें 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। तो हमने यहाँ पर ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये पीरियड नंबर्स हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने पीरियड नंबर लिया, वाई एक्सिस पे हम लेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, जो भी हम कंपाउंड्स ले रहे हैं उनके हम क्या लेंगे? बॉइलिंग पॉइंट्स।
अब पीरियड नंबर तो हमने इधर लिया है, लेकिन नेक्स्ट जो हम अंदर कंपाउंड्स लेंगे वो हम ग्रुप्स के लिहाज से लेंगे कि पहले हम एक ग्रुप के 4 हाइड्राइड्स लेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड ग्रुप के 4 हाइड्राइड्स लेंगे। ग्रुप्स क्या हैं बच्चों? वर्टिकल लाइंस इन पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज पीरियड्स। ठीक है? अब सबसे पहले हमने फोर्थ ग्रुप लिया। फोर्थ ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो सेकंड पीरियड से हमने लिया। ठीक है? फोर्थ ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है वो हमने सेकंड पीरियड से लिया, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो इसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं। फर्स्ट पीरियड में जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हमने फोर्थ ग्रुप लिया है, यानी हमने वर्टिकल लाइन ली है और उसमें पहला एलिमेंट होता है कार्बन, हमने उसका लिया हाइड्राइड। कार्बन हाइड्राइड को हम कहते हैं मीथेन, CH4 मीथेन। कार्बन के बाद फोर्थ ग्रुप में एलिमेंट होता है सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और फिर टिन। अब हमने क्या लिए? इन चारों के हाइड्राइड्स, और ये चारों ही कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। हमने देखने हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट -150 से भी नीचे है। नेक्स्ट हमारे पास सिलिकॉन है, उसका -100 है। नेक्स्ट हमारे पास जर्मेनियम हाइड्राइड है, इसका -100 से अबव है। और नेक्स्ट हमारे पास टिन हाइड्राइड है, उसका -50 है। तो ये चारों हाइड्राइड्स एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। ये चारों एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट हैं? ग्रुप 4A में। ठीक है? अब हमने देखे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, ये फोर्थ ग्रुप था। अब इसके बाद लेंगे हम नेक्स्ट फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप में है हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3। ठीक है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3, अमोनिया। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का हाइड्राइड फॉस्फीन। ठीक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके बाद ये आर्सेनिक है बच्चों, ASH3 आएगा यहाँ पे, आर्सेनिक। और फिर एंटीमनी, SbH3। ठीक है? ये थे फिफ्थ ग्रुप के हाइड्राइड्स। इनकी ये वैल्यूज पहले से ही हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट्स की, कि अमोनिया की 0 से कम है बट -50 से अबव है, -25 के राउंड अबाउट है। और जो फॉस्फीन है उसकी -50 से भी नीचे वैल्यू है। नेक्स्ट जो हमारा आर्सेनिक हाइड्राइड है उसकी -50 से बिलो है, लेकिन फॉस्फीन से ज्यादा है। और जो एंटीमनी हाइड्राइड है उसकी वैल्यू -50 से ज्यादा है, 0 के क्लोज है। ये तो था हमारा फिफ्थ पीरियड। अब नेक्स्ट हमने लेना है सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में हमारे पास है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या होता है? वाटर, H2O। ठीक है? ऑक्सीजन के बाद सिक्स पीरियड में होती है सल्फर, देन सिलीनियम एंड देन टेल्यूरियम। हमने इन सब के हाइड्राइड्स लेने हैं, H2O, H2S, H2Se एंड H2Te। ठीक है? ये था हमारा सिक्स पीरियड। इसके बाद है सिक्स ग्रुप। नेक्स्ट हम लेंगे सेवंथ ग्रुप। सेवंथ ग्रुप में हमारे हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये HF है बच्चों, नेक्स्ट HCl, नेक्स्ट HBr एंड नेक्स्ट HI। ये लाइंस ऊपर नीचे क्यों आ रही हैं? ये लाइंस शो कर रही हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम। अब देखें, वैसे तो वाटर को नीचे आना चाहिए था, सिक्स ग्रुप को यहाँ आना चाहिए, सेवंथ को ऊपर, लेकिन वाटर ऊपर है, HF नीचे है। अब यही रीजन हमने पढ़नी है कि ऐसा क्यों है। पहले हम जनरल ट्रेंड देख लेते हैं। जनरल ट्रेंड ये है कि ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, ये जनरल ट्रेंड है। और ऐसा ही होना चाहिए कि ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए, ये टॉप एलिमेंट है कार्बन, उससे नीचे होता है सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और फिर टिन। तो ग्रुप में टॉप से बॉटम पे जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। देखिए ये -150 से -100, -50 की तरफ जा रहा है, तो मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है। अब फोर्थ ग्रुप में तो ये ट्रेंड ठीक है, बट जब हम फिफ्थ ग्रुप को देखते हैं तो उसमें जो फर्स्ट हाइड्राइड है वो एक्सेप्शन शो कर रहा है, जबकि जो बाकी तीन है फॉस्फीन, फास्फोरस का हाइड्राइड, आर्सेनिक का हाइड्राइड और एंटीमनी का, उनमें ये ट्रेंड ठीक है कि यहाँ से यहाँ तक जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अगर हम सेवंथ ग्रुप में भी देखें तो उसमें भी जो फर्स्ट मेंबर है वो एक्सेप्शनल है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, हालांकि इसका लो होना चाहिए था। लेकिन जो नेक्स्ट थ्री हैं उनमें ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही हो रहा है। ऑल्दो HCl से HBr तक इंक्रीज कम है, लेकिन फिर भी ये इंक्रीज हो रहा है। और हाइड्रोआइडिक एसिड तक भी इंक्रीज हो रहा है। सिक्स्थ ग्रुप में भी जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन का, जो हाइड्राइड है, वो एक्सेप्शन शो कर रहा है कि उसको कम होना चाहिए था, लेकिन वो ज्यादा है। और जो बाकी मेंबर्स हैं उनका फिर H2S से H2Se और H2Te तक ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है।
अब इसमें ये 3 जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ये 3 हाइड्राइड्स हैं, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे हैं कि जनरल रूल के अकॉर्डिंग इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट्स अपने ग्रुप के बाकी हाइड्राइड से कम होने चाहिए थे, बट इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अपने ग्रुप के बाकी हाइड्राइड से ज़्यादा हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि इन तीनों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, फिर फ्लोरीन के साथ, और ऊपर जो हमारी हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं। इन तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की वजह से इन तीनों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एचएफ में स्ट्रॉन्गेस्ट है, देन वाटर में है, और फिर अमोनिया में है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और अगर कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे। तो इस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बाकी जो हमारे हाइड्राइड्स हैं उनमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो ये थी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ये सारे कंपाउंड जितने भी इस ग्राफ में है ये सारे ही कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। तो जितने भी कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं उनकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट मैंने कहा है कि एचबीआर और एचसीएल के उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बॉइलिंग पॉइंट्स में। उसकी रीज़न ये है कि एचसीएल में भी समटाइम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो सकती है, जिसकी वज़ह से उसके और एचबीआर के बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा-सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली क्लोरीन जो है वो बॉर्डर लाइन पे है कि समटाइम्स अगर ज़्यादा क्लोरीन एटम्स होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो भी सकती है, और समटाइम्स नहीं होगी। नेक्स्ट एक और इसमें ये कंक्लूजन है कि जो फोर्थ पीरियड के हाइड्राइड्स हैं उनके ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट्स हैं देन दोज ऑफ थर्ड पीरियड, और जो फिफ्थ ग्रुप के हाइड्राइड्स होंगे, फिफ्थ पीरियड के हाइड्राइड्स होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स फोर्थ से भी ज्यादा होंगे। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। देखिए, ये सारे एलिमेंट्स सेकंड पीरियड में प्रेजेंट हैं, ये सारे एलिमेंट्स थर्ड पीरियड में प्रेजेंट हैं, ये सारे फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट हैं, और ये सारे फिफ्थ पीरियड में प्रेजेंट हैं। अब फिफ्थ पीरियड जो है उसके जितने एलिमेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स फोर्थ पीरियड वालों से ज्यादा हैं। इस तरह जो फोर्थ पीरियड वाले हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स थर्ड पीरियड वालों से ज्यादा हैं, इन एलिमेंट्स की एक्सेप्शन के साथ, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये हर नेक्स्ट पीरियड में बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? उसकी रीज़न है कि अगर हम ये जो पीरियड नंबर इंक्रीज़ होगा मीन्स के नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, पोलराइज़ेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी इन मॉलिक्यूल्स में वैन डर वाल्स फोर्सेस या लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज़ होती जाएँगी, जिसकी वजह से फिफ्थ पीरियड के जो हाइड्राइड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं एज़ कंपेयर टू फोर्थ पीरियड, और फोर्थ पीरियड के हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं एज़ कंपेयर टू थर्ड पीरियड। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ solubility ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। अब आपने सॉल्युबिलिटी के लिए रूल पढ़ा हुआ है बच्चों कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। बट हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक में ही सॉल्युबल होते हैं, और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में यानी वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो वाटर में भी सॉल्युबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लोअर अल्कोहल्स, जैसे इथाइल अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट वाटर में सॉल्युबल है। अब इथाइल अल्कोहल वाटर में क्यों सॉल्युबल है? वाटर में भी हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और इथाइल अल्कोहल में भी ओएच ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है। इस तरह उसमें भी हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है, इतनी पार्शियल पॉजिटिव है कि वाटर के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और ये जो अट्रैक्शन है ये सिंपल डायपोल डायपोल से स्ट्रॉन्ग है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, यानी उनमें अगर ओएच ग्रुप प्रेजेंट है या उनमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, और ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, बट वो हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पोलर नहीं होंगे या जिनमें ऑक्सीजन एटम नहीं है या हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। जैसे हमारे सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन होती है, वो वाटर में सॉल्युबल
नहीं होंगे। Now next we have to study structure of ice. That's very important. दिस इज सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो आपने पहले भी पढ़ी है। ये वन वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें ब्लू कलर में ऑक्सीजन नजर आ रही है, और ये जो दो ग्रे कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये हाइड्रोजन एटम, ये वन वाटर मॉलिक्यूल है। और अब आप देख रहे हैं कि जो वन वाटर मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, ये फॉर्म भी होती रहती है और ब्रेक भी होती रहती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स, लिक्विड वाटर है तो मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, यानी सम टाइम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, नेक्स्ट अगर ये वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, नेक्स्ट किसी और मॉलिक्यूल के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बट जब हम वाटर को कूल करते हैं, जब हम वाटर को कूल करते हैं, कूल करने की वजह से क्या होता है, जब हम इसको 0 सेंटीग्रेड तक कूल करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। और आइस क्या है? सॉलिड। सॉलिड होने का मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं, अब वो फर्दर मूव नहीं कर सकते। अब वाटर मॉलिक्यूल्स जब कूल हो रहे होते हैं 4 सेंटीग्रेड से ही, जब उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है और वो फर्दर कूल हो रहे हैं, तो वो उनकी पोजीशंस फिक्स हो जाती हैं। अब पोजीशंस जब फिक्स हो जाती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स फर्दर मूव नहीं करते, तो उनमें एम्प्टी स्पेसेस और भी इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस और भी इंक्रीज हो जाती हैं। अब ये जो एम्प्टी स्पेसेस जो वाटर को कूल करने पर इंक्रीज हो रही हैं, उनकी वजह से जो हमारी आइस है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। आइस का वॉल्यूम लिक्विड वाटर से ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 9% वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर हम 100 ml वाटर लें और अगर हम उससे आइस बनाएं तो आइस का वॉल्यूम 109 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर हम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लें और उसको हम आइस में कन्वर्ट करें तो आइस का वॉल्यूम 109 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। वो क्यों होगा? कि जब ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगहों पे फिक्स हो जाएंगे तो उस फिक्सेशन में ये एम्प्टी स्पेसेस और भी इंक्रीज हो जाएंगी, और उस इंक्रीज्ड एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जो हमारी आइस है उसका वॉल्यूम लिक्विड वाटर से ज्यादा होता है। अब आइस का वॉल्यूम ज्यादा है लिक्विड वाटर से, तो उससे उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आइस का वॉल्यूम वाटर से ज्यादा है तो मींस उसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी। अब यही डेंसिटी कम होने की वजह से जो आइस है वो लिक्विड वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। अगर आइस वाटर से ज्यादा डेंस होती तो वो वाटर के अंदर नीचे सिंक हो जाती, लेकिन सिंक क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका वॉल्यूम वाटर से ज्यादा है और उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, इसलिए आइस जो है वो लिक्विड वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती रहती है। अब ये जो आइस लिक्विड वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती रहती है, इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है? हमारे कोल्ड एरियाज में, उन कंट्रीज में जहाँ पे ईयर के कुछ पार्ट्स में जो वॉल्यूम है वो, सॉरी वॉल्यूम कह रही हूँ, टेम्परेचर जो है वो 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे रहता है। ठीक है, जो कोल्ड कंट्रीज हैं उनमें साल का कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है। तो जितनी वहाँ की लेक्स हैं, रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, उन सब में जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है। अब वाटर तो फ्रीज हो जाता है, लेकिन जब सीजन खत्म होता है तो उसके बाद भी नीचे पानी में एनिमल्स जो है वो लाइव होते हैं, यानी बर्फ पिघलती है तो एनिमल्स लाइव होते हैं। अब अगर ये सारा ही वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए तो एनिमल्स कभी भी लाइव नहीं रहेंगे। तो होता क्या है? सिर्फ सरफेस पे आइस बनती है। अब उसकी रीजन क्या है वो हम ये पढ़ेंगे कि जो आइस है उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है। जब वाटर कूल होता रहता है, नीचे उसका टेम्परेचर जा रहा होता है, जब 4 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर उसका पहुंच जाता है, उसके बाद उसमें स्पेसिस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड, उनकी पोजीशंस फिक्स हो जाती हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो वाटर कूल होता है वो सरफेस पे ही रहता है, यानी 4 सेंटीग्रेड से जो नीचे टेम्परेचर होगा वो वाटर लाइट होने की वजह से, लेस डेंस होने की वजह से नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा और नीचे जो वाटर है वो वार्म रहेगा। अब ऊपर वाले वाटर का जो टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सरफेस पे तो आइस की लेयर बन जाएगी,
बट नीचे लिक्विड वाटर ही होगा, क्योंकि आइस जो है वो एक इंसुलेटर है। फर्दर जो बाहर की कोल्डनेस है वो आइस से गुजर कर नीचे वाले पानी तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जो नीचे बॉटम में पानी होगा, मे बी वो कहीं 2 फीट हो, कहीं 3 फीट हो। अब ये डिपेंड करता है कि टोटल वहाँ पर उस रिजर्वायर में कितना वाटर था। तो उसके अकॉर्डिंग जो लोअर वाटर होगा, वो वार्म रहेगा, 4 सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर अबव होगा और वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लेकिन जो सरफेस है, उस पे जो आइस है उसकी लेयर बन जाएगी। अब ये जो सरफेस पे आइस की लेयर है, उसकी विड्थ डिफरेंट हो सकती है, उसकी थिकनेस डिफरेंट हो सकती है, कि कितना टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से उस एनवायरनमेंट में नीचे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो जो आइस की लेयर है वो उसकी थिकनेस होगी, या ये कि ये ज़ीरो टेम्परेचर कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस आइस की लेयर की थिकनेस होगी, कि वो लेस थिक है या मोर थिक है। बट जब सीज़न चेंज होगा, सरफेस से आइस मेल्ट होगी, तो नीचे जो वार्म वाटर है उसमें एनिमल्स एज़ सच प्रेज़ेंट होंगे। ठीक है? अब एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस डिस्कशन हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइफ में नहीं होती, तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए लाइफ का पैटर्न कुछ डिफरेंट होता। नेक्स्ट है बच्चों, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये जो हमारे सोप्स हैं और जो सर्फ हैं हम यूज करते हैं, इन सब की स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, और एक पार्ट होता है इनका साइड पे, जो कि पोलर पार्ट होता है। हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर हैं, और एक एंड पे इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि पोलर होते हैं। अब जो सोप और डिटर्जेंट है, उनका एक पार्ट जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है और दूसरा पार्ट वाटर में सॉल्युबल है। अब जो पोलर पार्ट वाटर में सॉल्युबल है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, और जो नॉन पोलर पार्ट है वो कपड़ों से डस्ट, ग्रीस, उसको अपने साथ सॉल्युबल करेगा, क्योंकि जो डस्ट, ग्रीस वगैरह भी हैं वो भी नॉन पोलर हैं। तो सोप का नॉन पोलर पार्ट डस्ट और ग्रीस को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, और जो पोलर पार्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह जो पोलर पार्ट है वो नॉन पोलर पार्ट को डस्ट और ग्रीस के साथ वाटर में ले जाएगा। जब हम बहुत ज़्यादा पानी ऊपर से डालेंगे, तो वो दोनों पार्ट्स जो हैं वाटर में डिसॉल्व होके आगे चले जाएँगे। इस तरह जो हमारे कपड़े हैं वो साफ हो जाएँगे, धुल जाएँगे, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो ये भी किसकी वजह से होता है, कि जो उनका पोलर पार्ट है वो वाटर में सॉल्युबल होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो नॉन पोलर पार्ट है वो आउटसाइड वाटर रहता है, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो ये वाटर में सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, तो इसी की वजह से हमारे कपड़े जो हैं वो क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं बच्चों हमारी लाइफ में, वो है प्रोटीन्स एंड डीएनए, आरएनए वगैरह। ठीक है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड्स। अब सबसे पहले देखते हैं हम प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन्स बच्चों बनी होती है अमाइनो एसिड्स की। ठीक है? प्रोटीन्स किससे बनती हैं? अमाइनो एसिड्स से। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, कि उनमें अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अमाइनो एसिड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए ये अमाइनो एसिड जो है वो एक लॉन्ग चेन में एक दूसरे के साथ केमिकली बाइंड हुए होते हैं। अब प्रोटीन्स जो हेयर लाइक प्रोटीन्स है हमारी, फॉर एग्जांपल हेयर्स। ठीक है? हेयर्स जो है वो लॉन्ग चेन्स होती हैं उसमें अमाइनो एसिड्स की, लेकिन वो लॉन्ग चेन जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होती, वो ऐसे स्पाइरल फॉर्म में होती हैं। इस स्पाइरल को हम हेलिक्स कहते हैं, और ये हेलिक्स जो है ये राइट हैंडेड भी हो सकती है, या ये इससे ऑपोजिट भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। अब ये जो हमारी हेलिक्स है, इसके ये जो स्पाइरल्स हैं ये अपनी पोजीशन में कैसे रहते हैं? ये इन पोजीशन में ऐसे रहते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो एक स्पाइरल है उसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके सामने दूसरे स्पाइरल का अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखें यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये एक स्पाइरल में बच्चों सिर्फ एक अमाइनो एसिड नहीं होता, बल्कि ये डिफरेंट प्रोटीन्स में डिफरेंट इनका नंबर हो सकता है, मे बी 24, 25, 27 अमाइनो एसिड्स एक स्पाइरल में हो सकते हैं। यानी इन दोनों स्पाइरल्स में एटलीस्ट
ऐसे 27 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? जितने एक लाइन में मॉलिक्यूल्स होंगे एक स्पाइरल में, उतने ही दोनों स्पाइरल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे। हर एक का कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो दूसरी स्पाइरल के एमाइनो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे ये है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरह से ये जो स्पाइरल्स हैं ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहती हैं। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये स्पाइरल जो है ये अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं होंगी। सो इनके फिक्स होने की रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप हेयर को लें, वो ज़्यादा हार्ड होता है, स्टिफ होता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा-सा स्ट्रेच करें तो वो स्ट्रेच हो जाता है। उस स्ट्रेच होने में क्या हो रहा होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं। जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं, तो ये चूँकि वीक बॉन्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो स्ट्रेचिंग से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ये ब्रेक होते हैं और उस हेयर की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये स्पाइरल्स टू सम एक्सटेंट स्ट्रेट हो जाती हैं ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दीज़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अब जितनी भी हमारी प्रोटीन्स हैं, जो स्पाइरल लाइक हैं, जो हेयर लाइक हैं, उन सब में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो अपनी शेप मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा बायोलॉजिकल कंपाउंड है वो है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, हमारे क्रोमोसोम्स डीएनए के बने हुए हैं और डीएनए हमारा है डबल हेलिक्स। ये 2 हेलिक्स होती हैं जो एक दूसरे के गिर्द स्पाइरल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब ये दोनों स्पाइरल्स अपनी पोजीशन पे कैसे रहते हैं, या उसमें हम पहले देखेंगे ये स्पाइरल बना हुआ किससे है। इस स्पाइरल में 3 चीजें होती हैं बच्चों, एक होती है नाइट्रोजनस बेस, उसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप और एक पेंटोज शुगर। ये फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर ये लाइन में प्रेजेंट है और ये नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेसिस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। अब डीएनए की स्ट्रक्चर में होता ये है कि अगर यहाँ पर एडेनिन है तो इसके सामने होती है थायमीन और अगर यहाँ पर गुआनिन है तो इसके सामने होती है साइटोसिन। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं बच्चों, इनकी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओएच ग्रुप जो इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं और उनकी वजह से ये दोनों जो नाइट्रोजनस बेसिस है इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है? इन नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं और ये एक स्पाइरल में बहुत ज्यादा तादाद में नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं। तो जो हमारी गुआनिन और साइटोसिन है उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, यानी उनमें 3 पोजीशंस ऐसी हैं जहां से एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्ट हो सकती हैं। और एडेनिन और थायामीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जो डीएनए का हेलिक्स है वो अपनी स्ट्रक्चर बरकरार रखता है। और डीएनए हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, डीएनए ही सब कुछ है, लाइफ न्यूक्लियस में ही हर तरह की इंफॉर्मेशन है, हमारे क्रोमोसोम्स में हर तरह की इंफॉर्मेशन है, पूरा बॉडी प्लान उन्हीं के अंदर है। तो इससे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है? अब इसके अलावा फूड मटेरियल्स है, हमारे फूड मटेरियल्स में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली क्या है बच्चों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है? तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में ओएच ग्रुप्स प्रेजेंट हैं हर कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन के अलावा हर कार्बन में ओएच ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसी तरह फ्रुक्टोज में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, हमारे सुक्रोज के मॉलिक्यूल में भी ओएच ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो ये सब जो है वो उनकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Now, next is hydrogen bonding in paints, dyes, and textile materials. Now, what are paints and dyes? Paints and dyes, पेंट जब हम दीवार पे अप्लाई करते हैं तो पेंट ऐसा पेंट को हम अच्छा कहते हैं जो दीवार के साथ स्टिक हो जाए इजीली और ज्यादा देर तक स्टिक रहे। और डाइस भी ऐसी होती हैं, जब हम डाई करते हैं किसी चीज को तो कलर जो है वो उस कपड़े पे स्टिक हो जाता है। अब ये स्टिकनेस किसकी वजह से होती है? अब ये जो स्टिकनेस की एबिलिटी है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है कि जो भी हमारा पेंट है उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स उसकी स्ट्रक्चर में ऐसे पार्ट्स ऐड किए जाते हैं कि जहाँ पे ऐसे ग्रुप्स हों जो वॉल पे पहले से मौजूद मटेरियल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लें। देखिए जब हम पेंट करते हैं तो वॉल पे पहले हम बाइंडर अप्लाई करते हैं। वो बाइंडर भी ऐसा मटेरियल होता है कि उसमें ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जब हम पेंट को उस पे अप्लाई करेंगे तो बाइंडर और पेंट के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से पेंट जो है वो दीवार पे स्टिक रहेगा।
तो इसी तरह जो डाइज़ होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर में भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जिनकी वजह से वो डाइज़ जो हैं, वो आके क्लॉथ्स पे स्टिक हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे टेक्सटाइल मटेरियल। टेक्सटाइल मटेरियल्स हमारे जो बच्चों डिफरेंट हैं, उनकी रिजिडिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, यानी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि इजीली हम उनको थोड़ा सा स्ट्रेच करें फट जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेच करें तो वो फटते नहीं हैं, पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि जिसके मटेरियल में ज़्यादा ऐसी स्ट्रक्चर्स होंगी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लें, तो वो कपड़ा उतना ही रिजिड होगा और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स प्रेशर बियर करने की एबिलिटी उस कपड़े की उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरह टेक्सटाइल मटेरियल्स प्रिपेयर करते हुए भी ये ख़्याल रखा जाता है कि ऐसे केमिकल्स उसमें यूज़ किए जाएँ जिनमें प्रॉपर्टी हो कि वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ़ॉर्म कर लें। जी, नेक्स्ट बच्चों हम ये हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।